मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में आज बात जो सुनने में तो आपको भी और मुझको भी बहुत अच्छी लगती है। सुनने में वो फ्री की चीज जो मिल जाए तो किसको खराब लगती है। यह हर घर की कहानी है। जहां वन गेट वन देखा वहां चल पड़े, वहां जहां दुकान में देखा 60% सेल, 30% सेल, 20% सेल, आजकल तो क्या क्या लिख देते हैं लिखने वाले, 80-80, 90-90% सेल। लोग चले जाते हैं और हंसते हुए बात करते हैं, वो देखा और मेरे कदम अपने आप चलने लगे। लेकिन दर्शकों, एक प्राइमरी फर्क है, एक मूलभूत फर्क है। राजनीति में और दुकान पे लिखे, राजनीति में और दुकान पे लिखे 80-90% सेल में वो ये कि दर्शकों कि दुकान पे लिखा होता है 80-90% सेल। ये जो राजनेता जब आपको आके वादा करते हैं कि मैं ये भी फ्री दे दूंगा और वो भी, घर का पंखा भी फ्री दे दूंगा और गैस का चूल्हा भी, और चूल्हे पे चलाने के लिए चावल और गेहूं भी, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना लगे, जो व्यक्ति 10 घंटे काम करने के बाद भी इतना पैसा आज है, आंकड़ों के हिसाब से 30% भारत से ज्यादा इतना पैसा नहीं कमा पाता कि 30 दिन अपने परिवार को खाना खिला सके। उसको जब एक राजनेता, वो किसी भी पार्टी का हो, और उससे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी कोई भी अछूती नहीं है, सबने वादे किए हैं, अलग अलग प्रदेश में वादे किए हैं, अलग अलग नाम से वादे किए हैं। किसी ने टीवी का किया है तो किसी ने लैपटॉप का, किसी ने मोबाइल फोन का किया है तो किसी ने पंखे का, किसी ने गैस के चूल्हे का, तो किसी ने गेहूं और चावल का। लेकिन किया है और कई बार तो कॉम्बो ऑफर, जैसे कोई शॉपिंग मार्ट हो। मैं बता रहा हूं आपको ऑन रिकॉर्ड, पार्टी के कैंडिडेट्स ने एक टेबल लगा के कैमरे के सामने पत्रकार वार्ता की है, जिसपे पंखा भी है, गैस का चूल्हा भी है, चावल भी है, टीवी भी है, सब रखा है। बोला हमें वोट करोगे तो ये सब देंगे, ये सब देंगे। और दर्शकों, हमारी गलती यह है कि हम इन वादों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि पिछले 30 सालों में, 30 साल इसलिए कि इसमें कांग्रेस भी आ जाती है, बीजेपी भी, और थोड़ा और पहले चले जाएंगे तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी आ जाएगी। वैसे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 30 सालों के अंदर ही आ जाएगी। कितने वादे किए गए और कितने वादे पूरे किए गए? क्या कांग्रेस ने किए, क्या बीजेपी ने किए, क्या सपा ने किए? क्योंकि यह बात सिर्फ जनरल इलेक्शंस की नहीं है, बात विधानसभा के चुनावों की भी है। दक्षिण में जाइए तो देखिए तो, और वही चीज अब चलते चलते भारत के हर प्रदेश में होती है। आम आदमी पार्टी, लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया था, बोला था ये पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, कितने यूनिट फ्री दे दूंगा, घरों में बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन बिजली पानी फ्री देते देते कब इन्होंने फ्री दारू की बोतल दे दी, पता नहीं चला। अखिलेश यादव ने लैपटॉप्स की बात की कि लैपटॉप दूंगा, कितने दिए, कितने नहीं दिए। सपा कहती है हमने दिए, जनता कुछ और, बीजेपी कुछ और। बीजेपी की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में अभी उनकी हालत थोड़ी डगमगाई हुई है, थोड़ी खस्ता है, तो एकनाथ शिंदे ने वादा कर दिया। एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र में तो बीजेपी भी अछूती नहीं है, समझिए आप, 36,000 करोड़ सालाना द लड़की बहन स्कीम, 36,000 करोड़ सालाना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हर महिला को मैं 1,500 रुपए दूंगा हर महीने, हर बिटिया को मैं लैपटॉप दूंगा, हर बच्चे को मैं मोबाइल फोन दूंगा 18 का होते ही, हर घर में मैं चूल्हा दूंगा, हर घर में मैं ये दूंगा, हर घर में मैं वो दूंगा। दे सकते हैं क्या नहीं? पंजाब की इकोनॉमी देश में कौन से स्तर पे है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजकुमार भाटी जी, आम आदमी की पार्टी के नेता कुलदीप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद
सुधांशु त्रिवेदी। समाजवादी पार्टी, कुलदीप जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, पूरे देश में लैपटॉप वितरण, गेहूं की जगह मुफ्त आटा, 500 रुपए के फ्री मोबाइल डेटा, ओपीएस को फिर बहाल करेंगे। कर सकते हैं आम आदमी पार्टी की गारंटी। कुलदीप जी, अभी तो आपके लोग बाहर आने लगे हैं। मनीष जी के बाद एक एक करके 2 लोग और बाहर आए। 24 घंटे बिजली गरीबों को फ्री। बिजली की बात हुई थी, दारू की नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के लिए फ्री इलाज। अब हर व्यक्ति को फ्री इलाज दे पाए हैं? पूछ रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी से, आप दे पाए हैं क्या? आरजेडी, गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दर्शकों, तेजस्वी यादव की पार्टी कहती है कि सालाना हर गरीब महिला को अगर आरजेडी की सरकार आई तो 1 लाख रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये कर सकते हैं क्या? या सिर्फ बोलने की बात है, आपको हमको बेवकूफ बनाने की बात है? और अब बनते भी हैं। और ये बात सिर्फ आरजेडी सपा की नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, बीजेपी महाराष्ट्र में थोड़ी सी डगमगाई है, थोड़ी सी डगमगाई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व रेवड़ी की राजनीति, रेवड़ी राजनीति, रेवड़ी राजनीति, फ्रीबीज की बात करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर कितने इल्जाम लगाए इन्होंने। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? सेम थिंग, एक ही बात है, ढाक के 3 पर। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी। हां, आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि फ्री पानी की बात की थी और फ्री शराब तक गए, पानी पर रुके नहीं। इनके साथ यह नहीं है कि इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं दिया, 20,000 लीटर मुफ्त पानी नहीं दिया। इन्होंने 20,000 लीटर मुफ्त पानी के साथ एक बियर पे बियर फ्री। मुख्यमंत्री खुद जेल पहुंच गए फ्री देने के चक्कर। पानी तक रुक जाते तो शायद नहीं जाते जेल, लेकिन और देना था, और देना है। शराब भी फ्री दे दो, पहुंच गए जेल। पंजाब चुनाव, आप हालत तो देखिए, पंजाब की इकोनॉमी की हालत क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका तो गहरा संबंध है पंजाब से भी, कांग्रेस पार्टी के आप तो क्लोज व्यक्तियों में से रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को संभालने की। क्या हो रहा है? और इससे नुकसान किसका होता है? मिडिल क्लास का, टैक्स देने वाले का। उसका नहीं होता जो टैक्स नहीं देता, उसका नहीं होता जो करोड़ों खरबों अरबों कमा रहा है। वो रास्ते ढूंढ लेता है टैक्स बचाने के। मरता है वो मिडिल क्लास जिसकी सैलरी में टैक्स ऑलरेडी कट के आता है। वो टैक्स देने को मना नहीं करता है, लेकिन देश के लिए तो काम करो। आप लोग दोबारा वोट लाने के लिए कोई फ्री पानी देता है, कोई फ्री पंखा दे देगा, कोई फ्री टीवी दे देगा। और मैं उस व्यक्ति को भी गलती नहीं मानता। कैन आई हैव माय पैनल ऑन एयर प्लीज? मैं गलती नहीं मानता उस व्यक्ति की जो आदमी 30 दिन, आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजकुमार भाटी जी, सतीश के सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, जो 30 दिन काम करता है आचार्य प्रमोद कृष्ण, लेकिन फिर भी इतनी आय नहीं जुटा पाता, इतने पैसे नहीं जुटा पाता कि अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिशें अपने परिवार की पूरी कर सके। उसको फ्री गैस का चूल्हा मिलेगा, वो ले लेगा। उसको कोई नेता वादा करेगा मैं तुम्हारा बिजली का बिल फ्री कर दूंगा, वो ले लेगा। उसको नहीं पता वो 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के कारण अपना भविष्य कैसे बर्बाद, उसको नहीं समझ आता। और बीजेपी भी हाई मॉरल ग्राउंड इसमें कैसे लेगी? महाराष्ट्र में आप देखिए, मैं तो बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं, कितने और प्रदेश है आचार्य। लेकिन और ये मैं इसलिए आज बात कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वादा किया था, वो वादा पूरा करने के चक्कर में जो तनख्वाह देनी थी सरकारी कर्मचारियों की, वो तनख्वाह नहीं पहुंची है। आज तारीख क्या है ये आप देख लीजिए, 3 तारीख हो चुकी है। सरकारी एक जमाना होता था, सतीश के सिंह जी, गांव में टियर 2 टियर 3 सिटीज में माँ बाप कहते थे भाई शादी बिटिया की वहीं करेंगे जहां सरकारी नौकरी हो। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं होगी, नौकरी लगातार आएगी, प्राइवेट की तरह नहीं है। अब तो सरकारी में भी देखिए 3-3 तारीख हो जा रही है, सैलरी नहीं आ रही। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये फ्रीबीज की राजनीति, ये रेवड़ी की राजनीति देश को कहीं लेके जा रही है? मुझे तो लगता है नहीं। आचार्य जी। देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इस देश में। एक्चुअली क्या सरकार का काम होता है कि भाई जहाँ कुछ अभाव है उसकी मदद करो। किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसे अच्छी शिक्षा दो। जब शिक्षा लेने के बाद रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो उसे अच्छा रोज़गार मुहैया कराओ। और किसी को अच्छे इलाज की ज़रूरत है उसे अच्छा इलाज मुहैया कराओ। ये जो
कोविड का काल आया, इसमें सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि भाई कम से कम खाने के लाले ना पड़ें, लोग भूखों ना मरें, बीमारी है, महामारी है, तो उसके लिए एक फ़ैसला लिया। ये अच्छी पहल थी। किसी की मदद करना अच्छी पहल है, किसी की मदद करने की योजना बनाना अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये जो सरकार है ये किसकी है? ये हमारी है। देश किसका है? हमारा है। आखिर हमें जो कोई फ्री चीज़ दे रहा है वो ले किससे रहा है? सरकार के पास अपना बजट तो कुछ होता नहीं, सरकार कहीं से ला के थोड़ी देती है। सरकार क्या है? हमारे आपके बीच में से लोग जाते हैं, वही सरकार बनाते हैं, और सरकार देश का ख्याल रखती है। लेकिन हो क्या गया है कि हम ये सोचते हैं कि हमें फ्री में कुछ चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हम फ्री में सामान देने वालों का समर्थन कर देते हैं। ये बीमारी यहाँ से शुरू होती है। अब वो फिर आदत बन जाती है। सरकार एक जेब से निकालती है, दूसरे जेब को दे देती है। सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार का कोई अलग खजाना है क्या? इस देश के अंदर 30%, 40%, 50% लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक कर देते हैं, और मेहनत करके वो सरकारी सेवाओं में है तो जनता की सेवा करते हैं। और वो अगर बिजनेस करते हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिटेड कंपनी, कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे दुकानों पे अपना गुजारा करने के लिए अपना पेट भी भरते हैं, परिवार का पेट भी भरते हैं, और उससे कुछ पैसा कमाते हैं, उससे टैक्स देते हैं। वो टैक्स सरकार लेती है, और उस टैक्स से जहाँ अभाव है उसको ठीक कर देती है। लेकिन अब ये एक फैशन बन गया है, अब ये विकृति बन गई है, और ये बीमारी बहुत बड़ी है। ये आज ना कल, कल ना परसों ये विस्फोट होना ही है, और होना ही था। जो हिमाचल में हो रहा है वो उसकी एक झलक है। हो क्या गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उसका विषय नहीं है। विषय है एक सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ पहुँच गया है। आज एक आदमी, मैं जब उत्तर प्रदेश में, मैं उस समय कांग्रेस में था, और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव चल रहा था, तो एक बैठक हो रही थी। उसमें ये बात आई कि साहब हम उत्तर प्रदेश को कैसे जीतें। तो उसमें एक सलाह, मैं नाम नहीं लूँगा नेताओं का, बड़े नेता हैं सब, उसमें एक प्रस्ताव आया, उसमें एक सुझाव आया कि साहब ऐसा करो कि हम अगर जीते तो हम महिलाओं को स्कूटी देंगे। क्योंकि किसी ने साइकिल देने की बात करी थी, किसी ने लैपटॉप बांटने की बात करी थी, किसी ने मोबाइल बांटने की बात की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा लालच दिया जाए। तो फिर मैंने उस मीटिंग में ये कहा कि भाई स्कूटी अगर दी जाएगी तो इसका तो बहुत बड़ा बजट बनेगा। कितना बजट बनेगा? तो उसका बाकायदा बजट तैयार करने का आदेश दिया गया, और उसमें कई हज़ार करोड़ का जो बजट था वो आया। मगर ये जो बात है कि हम स्कूटी देंगे, तो कोई कहेगा कि साहब हमें वोट दे दो तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, फिर कोई कहेगा हम कार दे देंगे, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। क्योंकि ये देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है, इसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ का देश है। 150 करोड़ में अगर लोगों को ये लगता रहा कि हम अगर वोट उसे देंगे जो हमें फ्री खाना देगा, वोट उसे देंगे जो फ्री पानी देगा, वोट उसे देंगे जो फ्री बिजली देगा, वोट उसे देंगे जो हमें कपड़े पहनाएगा, वोट उसे देंगे जो हमें मोटरसाइकिल देगा, तो फिर एक दिन ये सिस्टम चरमरा जाएगा, लोग काम करना छोड़ देंगे। मैं पूरे के पूरे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर कहीं महामारी आ जाए या अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें जनता की मदद करना सरकार की ड्यूटी बनती है। लेकिन ये जो एक इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है कि राजनीतिकरण हो चुका है इस बात का कि हम चुनाव लड़ने जाएं और हम कहने के साथ पहली सरकार ने क्या दिया था, पहली सरकार ने अगर 10 रुपये दिए थे तो हम उसको 100 कर दें, 100 दिए थे तो हम उसको 1000 कर दें, 1000 दिए तो हम 2000 कर दें। आएगा कहाँ से? हमारी ही जेब पे पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए इस बात पर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुले दिल से इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, वरना हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति हो रही है वो सब जगह होगी। हिमाचल प्रदेश के नहीं है सुधांशु जी, और आज आप भी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले पाएंगे। अभी आप बोलेंगे अखिलेश जी ने लैपटॉप मोबाइल का बात दिया, भाटी जी बोलेंगे आपने महाराष्ट्र में 36,000 करोड़ सालाना का आपने वादा किया है, और आपकी महाराष्ट्र की इकोनॉमी नहीं है, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, थोड़ी सी बीजेपी की हालत डिली डैली है, ये आप भी जानते हैं, आप मानेंगे नहीं ऑन एयर, बट दैट्स द रियलिटी। तो अभी आप अरविंद केजरीवाल के, अभी कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, कैमरा उनका कनेक्ट हो रहा है, आप कैसे उनको बोलेंगे कि तुम फ्री पानी मत दो, तुम फ्री बिजली मत दो? ये हम पहले दक्षिण में देने देखा था, याद है, डीएमके या फिर एआईएडीएमके में से किसी ने शुरू किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकायदा,
उसमें पंखा रखा था, चूल्हा रखा था, टीवी रखा था। सर क्या क्या था? चावल था, गेहूं था, गैस थी। ये सब देंगे अगर हमको वोट दोगे तो। आप उसका रिफाइंड वर्जन कर रहे हैं। सुधांशु जी, आज आप कैसे मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे? हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरों की, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं गई है, 3 तारीख हो गई है। यही हालत दूसरे प्रदेशों में भी होगी और आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपकी पार्टी तो एंटी रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या क्या बोला था सुधांशु जी। देखिए ऐश्वर्य जी, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आचार्य जी ने भी कही, उससे आगे लेते हुए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान की मूल अवधारणा है। जो गरीब है, जो वंचित है, जो निर्धन है, उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना। दोनों में अंतर क्या है? एक होता है कि आप व्यवस्थित ढंग से एक सर्वे, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा, व्यवस्थित ढंग से सर्वे करें, विश्लेषण करें और यह तय करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है और उनको वो चीज मुहैया कराएं। यह है कल्याणकारी राज्य। जैसे 2014 जीतने के बाद आप याद करिए, 2014 के जस्ट चुनाव से पहले, अरे ये लगातार इको हो रहा भाई, इसको ठीक करवाइए। ये ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की नेशनल कन्वेंशन था और उस समय राहुल गांधी ने आदेशात्मक शैली में कहा था मनमोहन सिंह जी से कि प्रधानमंत्री जी हमें सब्सिडी वाले 6 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए, ये होता सबको दे दो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? जो समृद्ध हैं, सक्षम है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया था। यह होता है कि जो लोग जिन लोगों को आवश्यकता उन्हें देना। जैसे हमने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, हमने कहा कि 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देंगे, हमने कहा कि करीब 20 से अधिक करोड़ लोगों को गैस देंगे। हमने ये नहीं कहा कि सबको बांट देंगे। और उसके साथ साथ हमने एक और बात भी कही, हमने ये कहा कि जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन लोगों को जिस प्रकार की, अरे भाई ये लगातार बहुत डिस्टरबेंस हो रहा भाई, बात करने में बहुत मुश्किल हो रही भाई। मैं आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा रहा हूं, आप बोलते रहिए जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट, आप बोलिए 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 सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, कोई नहीं, सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, तब तक उनका डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। जी आचार्य जी बोलिए। भाटी जी आ रहा हूं। आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ सुधांशु जी, हाँ मैं ऐश्वर्य ये कहना चाह रहा था, सुधांशु जी ये कह रहे थे कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। ठीक है, 80 करोड़ को क्यों भाई, 150 करोड़ को ही दे दो। दूसरी बात है, आप सुधांशु जी कह रहे हैं क्योंकि वो सरकार सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इतने लोगों का हमने बीमा कराया, स्वास्थ्य बीमा 100% का होना चाहिए। अमीर का जीवन और गरीब का जीवन दोनों बहुमूल्य हैं, सबका कराओ। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये तीनों को देना चाहिए। आखिर वो दिन कब आएगा ऐश्वर्य, वो दिन कब आएगा जब हम भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक समान देखेंगे? अब तो आना चाहिए, 75 साल हो गया, गलतियां हर सरकार से हुई हैं, उन गलतियों से सीखने का समय आ चुका है, वरना देश एकदम अराजकता के कगार पे पहुंचने की तरफ पहुंच जाएगा। और जब देश अराजकता की कगार पे पहुंचेगा तो क्या करेंगे आप? ये सब पे लागू होता है और ये सब विषय पे लागू होता है। ओके, आप फ्री राशन ले रहे हैं, तो जो फ्री राशन लेता है, हाँ, जो फ्री खाना खाता है, हाँ, मुझे फ्री में आप कुछ दे दो तो मेरा मनोबल गिर जाएगा, मेरा आत्मबल गिर जाएगा। नहीं लेकिन देखिए ये तो जनता को भी सोचना होगा ना। नहीं आचार्य, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन नेता क्या है, नेता देखते हैं, नेता जब, ओके सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रहे हैं, जनता को, जनता का स्तर उठाओ ना। आप जनता को फ्री की चीजों की आदत दे दोगे तो वो जनता का स्तर आप नहीं उठा रहे। That's my problem. सुधांशु जी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। मेरी बात का, आप मेरी बात का ही समर्थन कर रहे हैं। ओके ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड, मैं ये कहना, बहुत दिनों बाद मैं जरा आचार्य जी की बात आया हूँ। बोलिए सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी की जो बात है मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधांशु जी, इस देश में बहुत ताकतवर सरकार है, भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अब हम लोग कम से कम इन मुद्दों पर बिल्कुल खुल के हमें विचार रखना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, वापस आऊंगा आचार्य डर से हमें वोट नहीं देगा, क्या हम सच नहीं बोलें? नहीं बोलिए ना, लेकिन सब तो एक साथ हैं। करनी चाहिए। ओके आचार्य जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, भाटी जी आ रहा हूं इसके बाद। अब देखिए मैं बता रहा हूं,
मोदी सतीश जी के आ रहा हूं। अप्रोच में क्या डिफरेंस था? हम जिसे कहावत होती उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। आप याद करिए, हमने 6,000 रुपए सम्मान निधि शुरू की और जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तब हमने कहा कि अब 12,000 रुपए करेंगे। यानी पहले आप एसेट क्रिएशन करिए तब डिस्ट्रीब्यूशन करिए। आचार्य जी ने कहा क्यों सबको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की? बिल्कुल। आप देखिए, जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तब हमने कहा 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यानी उस आयु वर्ग में जब स्वास्थ्य की आवश्यकता सर्वाधिक होती है तब हमने कहा हर व्यक्ति इंटाइटल्ड होगा। यानी जो जो आपकी स्थिति बढ़ती चली जाए त्यों त्यों आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते चले जाएं। परंतु इसमें दो बातें बहुत गंभीर हैं जो देश को समझना चाहिए। एक, जिन जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा कहा हम गरीब और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, वो देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। यानी चंद हजार रुपए आपको बांटे और हजारों करोड़ अंदर कर लिए। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया और वहां से लेकर यूपी बिहार तक जिन्होंने कहा गरीब गुरबा की राजनीति कर रहे हैं, आज वो सब अपने अपने राज्यों में सबसे अमीर परिवार है। और दूसरा जो खतरनाक खेल होता वो क्या होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा, इंडी गठबंधन के भी लोगों ने कहा इन चुनावों में कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। अभी अभी भारत का बजट पास हुआ, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है। यानी भारत सरकार की कुल आय है 26,80,000 करोड़। भारत में परिवार कितने हैं? औसतन एक परिवार में 4.5 आदमी है, 140 को 4.5 से डिवाइड करिए, लगभग 31 करोड़ आता है। यदि आप ये कहें कि आप 80% परिवारों को देंगे, इसका मतलब हो गया अगर आप सारे परिवारों कहें तो 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटेंगे कितने में से, जब 26,80,000 करोड़ आपकी आमदनी है। ये तो सरासर मूर्ख बनाना हो गया जनता को। और उसके बाद पहली बार भारत के इतिहास में एक पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवाए गए कि तुम ये फॉर्म भरो। जैसे नहीं होता जो पॉन्जी स्कीम्स वाले होते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और फला तारीख को आना और खटाखट 8,500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। लखनऊ से लेके बेंगलुरु तक ऐसे तमाम उदाहरण आए जब अशिक्षित महिलाएं बेचारी जो कम पढ़ी लिखी थी वो झांसे में आई और वो फॉर्म लेके खड़ी हुई थी। आप सोचिए देश के साथ क्या करना चाहते थे। फिर मैं कह रहा हूं 26,80,000 करोड़ आमदनी है और 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा। हाँ, किसी दिन स्थिति आएगी भारत की कि वो कह सकेगा कि 1 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 6,000 दे रहे थे, 12,000 देने की स्थिति आई। जो जो स्थिति आगे बढ़ेगी हम ये करेंगे। परंतु या मैं अंत में फिर कहना चाहता हूं, ये सब वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं ने खूब पैसे कमा रखे हैं, विदेशों में एसेट्स भी हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि 20 साल बाद 25 साल बाद देश का क्या होगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम तो अमृत काल का यानी 2047 तक का पूरा विचार रखते हैं। हम वो पार्टी हैं, 10 साल की परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है। और उन्होंने कहा ये वो है जो 1000 साल तक भारत के भविष्य का आधार बनाएगा। 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल की प्रेरणा है। तो हमारी सोच इस राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भिन्न है। बाकी पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं। 5 साल 10 साल की सत्ता रहे, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। अलग कैसे? अभी आप देखिए सुधांशु जी आप अलग कैसे? बैठे हुए हैं। नहीं सुधांशु जी आप अलग कैसे? सब बैठे हैं। नहीं आप बोलिए, लेकिन आप अलग कैसे? महाराष्ट्र में थोड़ा सा आपका डामाडोल हुआ है, वहां पे 36,000 करोड़ सालाना अनाउंस कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने, और उनकी इकोनॉमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की इकोनॉमी इस लायक नहीं है अभी कि वो 36,000 करोड़ रुपए स्पेयर कर सके। आप कैसे कुलदीप कुमार से पूछेंगे? आप कैसे भाटी जी से पूछेंगे? आप कैसे कांग्रेस से पूछेंगे? आप भी वही हैं सर। ऐश्वर्य जी नहीं ऐश्वर्य जी आप क्या तुलना कर रहे हैं? हमने 6,000 रुपए साल की बात कही, इन्होंने 1 लाख रुपए साल की बात कही। हम यथार्थ पे बात कर रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने कहा ना, देश में नंबर 1 की इकोनॉमी कौन है? महाराष्ट्र ही है ना। नंबर 1 की इकोनॉमी महाराष्ट्र ही है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और उत्तर प्रदेश आने लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जहां पे हमारी सामर्थ्य होगी वहां हम देने का प्रयास करेंगे। और ये जो करते हैं, अभी कर्नाटक का उदाहरण देखिए। कर्नाटक बहुत उन्नत इकोनॉमी थी, आज इन्होंने कहा ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या स्थिति हो गई पानी की सप्लाई की वहां? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति हुई? कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, 2021-22 में 1,63,000 करोड़ रुपए का FDI आया है कर्नाटक में, और पिछले साल 54,000 करोड़ का, 1/3 पे आ गया। यही स्थिति पंजाब की है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हुए, इनसे पूछिए पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट था कांग्रेस की सरकार के समय में, अपनी सरकार की बात नहीं करें, और क्या स्थिति हो गई अब। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है राजनीति की,
यानी तात्कालिक दृष्टि और दीर्घकालिक दृष्टि दोनों में अंतर होता है। हम दीर्घकालिक दृष्टि की बात करते हैं, हम 25 साल 50 साल 100 साल बाद देश का क्या होगा यह विचार करके चलते हैं। और एक और मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं। अभी राहुल गांधी के जो वो अंकल सैम बैठे हुए विदेश में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे। एक लाइन कह दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, जिसको आप लोगों को, गरीबों को भरमाते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में 15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज से 10-12 साल पहले इंटरनेट कनेक्शन एक लग्जरी माना जाता था। आज कितने हैं? 84 करोड़। अब अगर आप वो 14-15 करोड़ में बांटने में लग जाते, 140 करोड़ में कितनों बांट पाते? हमने उसे बढ़ाकर इतना आगे ले आए कि 84 करोड़ है, और डाटा की स्पीड भी बढ़ाई और कॉस्ट 1/25 कर दी। जितना उस जमाने में एक दिन के 1 GB डाटा की कॉस्ट होती थी, उतने में आज आप 1 महीना चला सकते हैं। ये होता है वेल्थ क्रिएशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एक होता है डिस्ट्रक्शन करना डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, भाटी जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं, एक एक करके। ये आपने इंटरनेट की बात की तो ये कह रहा हूं, किया तो है आपने 84 करोड़, लेकिन ये जितनी भी बार राइट फ्रॉम मतलब कांग्रेस की सरकार से लेके आज तक, ये जितनी भी बार आप 5G की बात करते हैं, एक बार आप तो नोएडा आते रहते हैं टीवी चैनल्स डिबेट करने, ये जरा एक बार आप ही बता दीजिएगा मंत्री साहब को कि कितनी बार कॉल डिस्कनेक्ट होती है। 5G छोड़िए, बीच बीच में 1G भी चला जाता है। भाटी जी, रियलिटी है सुधांशु जी, आप भी जानते हैं इस बात को। भाटी जी, ये फ्री लैपटॉप देते रहेंगे कब तक? भाटी जी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात का लब्बो-लुआब ये समझ में आया मेरी तो कि जो लोक लुभावन घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है, जो फ्री चीज़ें भारतीय जनता पार्टी देती है, जो आर्थिक मदद भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो बहुत बढ़िया है, और जो दूसरी पार्टियां करती हैं वो बहुत ख़राब है। उससे जो है ख़राब स्थिति पैदा होगी। ये 5 किलो चावल दे दें तो वो तो दीर्घकालिक योजना है, वो तो दीर्घकालीन है, उसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये खाली सिलेंडर दे दें केवल कुछ लोगों को, और वो फिर भरने की स्थिति भी उनकी ना हो, तो वो तो दीर्घकालिक योजना है। और हम अगर कंप्यूटर दे रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस में छूट दे रहे हैं, अगर हम दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, अगर हम इलाज फ्री दे रहे हैं लोगों को, तो वो खराब है, वो अल्पकालिक योजना है। देखिए, असली समस्या से ये जानबूझ के बच रहे हैं। असली समस्या ये है कि हमें सोचना ये पड़ेगा कि देश के नागरिकों के सामने ऐसी स्थिति आती क्यों है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के लिए लाइन में लगना पड़े, या उन्हें फ्री की तरफ देखना पड़े। छोटी छोटी 500 रुपये महीना के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़े, और 500 रुपये महीना को भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि माने और सरकार का एहसान माने। ये स्थितियां इसलिए आती हैं कि आपने आम आदमी को निचोड़ दिया है, उनकी जेब खाली कर दी है, उनकी आमदनी खत्म कर दी है, उनके पास कोई संसाधन नहीं छोड़े हैं आपने देश की जो असली समस्या है। ऐश्वर्या जी, आज ये बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, देश की आर्थिक नीतियां खराब हैं। देश की आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने 10-11 साल में ऐसी कर दी हैं कि अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें बताया गया है कि देश के ऊपर के 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है, और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। जब सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार किसानों को 500 रुपये महीना देती है, तो उसका बहुत बड़ा एहसान दिखाते हैं और बहुत प्रचार करते हैं। और जब 9 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर देती है, तो चुपचाप कर देती है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अरे ये जो ये दे रहे हैं, किसी को मान लिया पानी में छूट दे रहे हैं, बिजली में छूट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इन पर कितना खर्च हो जाएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। आप 10-10 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ किए दे रहे हैं। आप उद्योगपतियों को फ्री जमीनें बांट रहे हैं। अयोध्या में सेना की छावनी की जमीन दे दी, जो सेना की जमीन है वो उद्योगपतियों को दे दी। जगह जगह मतलब तो नीतियां बदलनी पड़ेंगी, नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी कि लोग खुद कमा सकें और खुद खा सकें, और उन्हें फ्री राशन की लाइन में न लगना पड़े। कई योजनाएं तो कुलदीप जी आ रहा हूं। किसान बीमा योजना है, वो टोटल फ्रॉड है। उसमें टोटल बीमा कंपनियों को लाभ हुआ है, जितना भी हुआ है वो किसानों से प्रीमियम, अभी तो एक आदेश कोर्ट का हुआ, उन्होंने वापस कराया पैसा प्रीमियम का। प्रीमियम किसानों से ज़्यादा ले लिया, और उन्हें जो वो दिए हैं, क्लेम दिए हैं, वो कम हैं।
तो इस तरह की नीतियों का भी ये प्रचार करते हैं, उन्हें भी जनहित की नीतियां बताते हैं। अच्छा, जब आपकी आपने सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो आपने नहीं किया था? नहीं, मैं कह रहा हूं इस मामले में सतीश जी हमाम में सब बराबर है। आप बताइए, जैसे मैंने बीजेपी से पूछा महाराष्ट्र में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में इकोनॉमी है। कुलदीप जी आ रहा हूं इसी के पास, नहीं आप ही के पास आ रहा हूं कुलदीप जी, लेकिन भाटी जी जरा बताइए। हाँ बताइए, 10 नहीं 20 सेकंड दे रहा हूं, बराबर का टाइम है, बोलिए। केवल 10 सेकंड और दे, बोलिए। 20 दे रहा हूं। आचार्य जी ने बहुत ठीक बात की थी। दोनों हमारी जब सरकार थी, हमारी सरकार, मेरी जगह आचार्य जी, हमारी सरकार ने घोषणा की थी बेटियों के लिए ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री होगी, गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री होगी, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, इलाज सस्ता होगा। हमारी समाजवादियों का तो पुराना नारा रहा है, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। अगर आपको मुफ्ती देना है, बिजली पानी मुफ्त देने में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी नागरिकों की जरूरत है। बिजली पानी दीजिए, पढ़ाई दीजिए, दवाई दीजिए। और आपने दवाइयाँ तो इतने, अब इलाज तो आपने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं का, आपने एजुकेशन का निजीकरण कर दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दिन पर दिन सरकारी विद्यालयों को आप बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है। कुलदीप कुमार जी, कुलदीप जी 24 घंटे बिजली गरीबों को फ्री देंगे आप, हर व्यक्ति के लिए फ्री इलाज, फ्री पानी की बात थी, आप फ्री शराब भी इसमें लिख सकते थे। बहरहाल आप फ्री इलाज दे पा रहे हैं क्या कुलदीप कुमार जी? सिर्फ पूछ रहा हूं, आप फ्री इलाज हर व्यक्ति को दे पा रहे हैं क्या कुलदीप जी? ऐश्वर्य भाई, दिल्ली एक इस देश का ऐसा राज्य है जहां की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल देती है, सरकारी एजुकेशन को शानदार बनाती है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाती है, दवाइयां सारे अस्पताल में मुफ्त देती है, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट कराती है, MBBS डॉक्टर मोहल्ले में बैठाती है, वो सारे दवाई उनका इलाज करते हैं। दिल्ली के अंदर महिलाओं को, दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं को DTC बस में किराया फ्री मिलता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त। सतीश जी, कुलदीप जी, मैं आपके पास एग्जैक्टली 20 सेकंड में आ रहा हूं, मेरा कैमरा आपके साथ है, मैं वो स्विच कर रहा हूं और फिर आ रहा हूं आपके पास, मेरा कैमरा आपके बगल में है। मैं सतीश, सिर्फ आपने इतना वेट किया, 20 सेकंड और। सतीश के सिंह जी सबको सुना आपने, कुलदीप कुमार जी का भी मैंने एंगल समझा, वो भी डिफेंड कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल। सुधांशु जी बोल रहे भाई महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, हमारे पास इकोनॉमी है, यूपी में हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी है। समाजवादी पार्टी बोलेगी भाई हम भी दे सकते हैं, केजरीवाल बोलेंगे हम दे सकते हैं, हम पंजाब में, हमें मत बताओ। जनता को आदत डाली जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक लंबी लाइन खींची थी, प्रधानमंत्री ने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाराष्ट्र में जैसे थोड़ा बहुत डगमगाया, सब वहीं पे आ गए, ये भी फ्री, वो भी फ्री, और ये भी फ्री और वो भी फ्री। सतीश जी, हम लोग आजकल लेन देन के जमाने में हैं ऐश्वर्या जी, और ये लेन देन करने में ये जो तमाम दल आपके साथ बैठे हुए हैं, ये तो दल का भी लेन देन कर लेते हैं। तो ये लोग का बस चलेगा तो आपका वोट लेने के लिए हो सकता है कभी ये भी कह दे कि आपका कुछ टैक्स भी ये लोग दे देंगे, ये हो सकता है, ये संभव है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, या रणनीति है उनकी कि ये जो कहे वही सही, जो ना कहे वही सही, जब जो कर दे वही सही। जो अच्छा कहा ये भाटी जी ने कि आर्थिक नीतियों में बदलाव अभी की आवश्यकता है, नहीं तो संघ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव नहीं डालते कि जाति की गणना होनी चाहिए। जाति की गणना किस लिए, क्यों जाति की गणना? उसका नितांत अर्थ आर्थिक है, असमानता है, गैर बराबरी है, हक और हुकूक है। कहां से कहां थे कास्ट में? तो ये 4 ही कास्ट अभी तक भाजपा बता रही है, अभी तक तो बताई नहीं है कास्ट सेंसस की बात। बट उसका कास्ट सेंसस का वही है कि भाई इस तरह के हालत है कि 10% जिसको रिजर्वेशन भी मिलता है नीचे वाले, वैसे कास्ट 2000 है जिसको एक ही नौकरी नहीं मिली है। ये संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति रोहिणी कमीशन के बता रहे। तो भाई अगर जो मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें सब वही है, हमाम वाली थ्योरी में वही है कि नहीं? ये कब शुरू हुआ? जब 72,000 कहा गया तो फटाफट 6,000 रुपया किसानों के खाते में आ गए 19 में। तो ये जब जैसा तब तैसा, सब लेने के चक्कर में वोट लेने के लिए। और हालात कैसे हैं? हालात गड़बड़ हैं। पहली बार मैंने ये देखा इस बार के बजट में
कि एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और रोजगार को लेकर वो पूरा चीज डाल दिया गया कॉर्पोरेट पर, कम से कम डाला तो गया, अच्छी बात है। तो अभी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो सत्ता में है, तो अभी वो रियलिटी चेक, एक्सरे और गामा रे से गुजर रही है। बहुत चीज ये बदल रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वही 85 को क्या कहते हैं राशन देना पड़ रहा है। पॉइंट टेकन सतीश जी, 2047 पॉइंट टेकन सर। कुलदीप कुमार जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। कुलदीप जी जो आप बात कर रहे थे वो जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। आचार्य जी आ रहा हूं वापस। हाँ देखिए ऐश्वर्य भाई, आपने पूछा कि जो सरकार ने वादे किए थे वो जनता को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि आज दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है, और उसके साथ साथ दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे रही है। गरीबों के बच्चों के सरकारी स्कूलों को शानदार करके, वर्ल्ड क्लास करके, आज न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे दिल्ली सरकार के बच्चों की तस्वीर छपती है। आज उनके बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जेईई का मेन एग्जाम क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देने का काम करते हैं, 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का काम करते हैं। उसके बाद भी ये सब कुछ, ऐसी बहुत सारी और योजनाएं, लेकिन इन सबके बाद भी ऐश्वर्य भाई, दिल्ली की सरकार मुनाफे वाली सरकार है, क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें सरकार को चलाना आता है, उन्हें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आता है, उन्हें यह आता है अच्छी तरह। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो सरकार फ्री में देगी, जो सरकार लोगों को सुविधाएं देगी, मैं तो आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी जनता से जो टैक्स का पैसा लेती है, उस टैक्स के पैसे को जनता को वापस करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो अपने मित्रों कर्जा माफ करने के लिए काम करते हैं, आम आदमी की सरकार मजदूरों के लिए काम करती है, बीजेपी की सरकार उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए काम करती है। 20-20 लाख के करोड़ के कर्जे माफ करना, उद्योगपतियों के बैंक के लोन माफ कर देना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, ये भाजपा की सरकार ने करने का काम। कुलदीप जी, पंजाब में आपकी सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? सुधांशु जी से नहीं, कुलदीप जी पहले एक सेकंड आप मेरे से, फिर आप, पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अडानी जी मजदूर का बन गए, अडानी जी मजदूर का बन गए कहते हुए बड़े, नहीं मैं आपसे सुन रहा हूं, अडानी जी मजदूर का बन गए, नहीं अडानी जी मजदूर का बन गए। लास्ट टाइम आई चेक, पंजाब सरकार ने अडानी को कौन सा प्रोजेक्ट दिया पंजाब में, एक बार चेक कर लीजिए विधायक महोदय। ये आप अंबानी अडानी की फाइट कब तक करेंगे? उन दोनों की लड़ाई आपस में नंबर 1 नंबर 2 के लिए चल रही है, उनको करने दीजिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल, बताइए, कोई भी राजनीतिक दल बिना कॉर्पोरेट्स के नहीं चल सकता। आप हो, कांग्रेस हो, सब तो उनको बुलाते हैं हाथ जोड़ के कि आ जाओ और जरा इन्वेस्ट कर दो हमारे स्टेट में। आपके मुख्यमंत्री बुलाते हैं? नहीं बुलाते। अरे हम नहीं बुलाते। क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा हूं, नहीं आप बताइए ना। नहीं मैं फिर बोल रहा हूं। हाँ। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं आपके चैनल पे बहुत क्लियर कट एक बात कह रहा हूं, जिनके कर्जे माफ किए, क्या वो पंजाब सरकार ने माफ किए? क्या किसी और सरकार ने माफ करे? देश की केंद्र सरकार जी ने, मोदी जी ने उनको प्रोजेक्ट दिलाने का काम किया, उनके कर्जे माफ करने का काम किया। इस देश के अंदर नीरव मोदी जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके देश से फरार हो गए, विजय माल्या जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके फरार हो गए, और भाजपा के लोग उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान अगर बैंक से 100 रुपए कर्जा ले लेना, तो उसके यहाँ गुंडे पहुंच जाते हैं उसकी रिकवरी करने के लिए। लेकिन इनके यहाँ कोई रिकवरी करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको इस देश की सरकार का, केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, सुधांशु जी ये बताएं कि गुजरात की सरकार घाटे में क्यों है? गुजरात की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? हरियाणा की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? ये बताएं ना, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता है, इनको सरकार का समन्वय बनाना नहीं आता है। ये लोग अगर इनको जानकारी चाहिए कि सरकार फ्री देने के बाद भी, जनता को उसका अधिकार देने के बाद भी फायदे में कैसी चलती है, तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए, हमने कब मना किया? सर उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, आप पूछ लीजिए अगर सुधांशु जी तैयार है तो। सर केजरीवाल जी से पूछने के लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, कौन से पार्टी का नेता जाना चाहेगा पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहेगा। लेकिन सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। आचार्य प्रणाम, आ रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप जी कर रहे थे, विचित्र विडंबनापूर्ण लग रही थी। ये बताइए, क्या केजरीवाल के आने से पहले क्या दिल्ली घाटे में था? क्या दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है,
आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कुलदीप जी का ऑडियो। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंप्लॉइज यहां पे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एनसीआर के इलाके में सबसे ज्यादा हैं। और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल जो बड़े हैं, वो सब यहां पर हैं। और आपने कहा मुफ्त में आपने दिया, तो क्या बताएंगे जल बोर्ड की क्या स्थिति है आपके आने के बाद? जहां तक मेरी जानकारी है 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में, 70,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड आ गया है। आपने कहा कि हमने ये फ्री दिया और वो फ्री दिया, उसके बाद बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगाई? और इन्होंने कहा कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दी। तो मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग फ्री की बात करते हो, कितनी हास्यास्पद बात थी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आता है। पहले भारत के इतिहास के 77 साल में मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर वो छोड़ नहीं रहे। और उदाहरण बताता हूं, इनके केस में भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के बैठने का समय है 9 से 1। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में कितने 539 लोगों को देखकर इन्होंने निस्तारण कर दिया और पैथोलॉजी में रिकमेंड कर दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 240। 539 लोगों को डॉक्टर ने देख लिया। इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने देख भी लिया, उसका परीक्षण भी कर लिया, पर्चा भी लिख दिया और दवा भी दे दी। और ये सीसीटीवी भी नहीं दिखा पाए कौन सी मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जहां 539 लोग खड़े हो सके। ये हर चीज में भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों का मॉडल ये है कि जनता को कुछ हजार रुपए देकर भरमाओ और फिर अपने अंदर सैकड़ों हजारों करोड़ अंदर कर दो। अब मैं ये बात रिलैक्स, बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। चैलेंज ले लेंगे, चैलेंज ले लेंगे। एक सेकंड, सारे प्रश्न मुझसे ही है तो मुझे उत्तर देने दीजिए। जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। एक एक करके कुलदीप जी, एक एक करके आपका टर्न है तो बोलिए। कैमरा है, मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। देखिए, ओके, ठीक है। भाटी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं और 500 रुपए के लिए लाइन में, जरा लाइन दिखा दे साहब। वो लाइन के जमाने गए, अब ऑनलाइन होता है सारा पेमेंट और सारा ऑनलाइन होता है, इसीलिए इस पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती है। और मैं भाटी जी को और सतीश जी को भी बताना चाहता हूं महोदय, वो 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना शुरू किया गया था कि कोविड काल में सप्लाई लाइंस बैठ गई थी। अगर हम पैसा दे देते और आप अपने मोहल्ले या कॉलोनी के किराना दुकान पे जाते तो सप्लाई करने के लिए उसके पास अनाज ही नहीं था। मंडी में जाते सप्लाई लाइंस नहीं थी, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की कि फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से वो सीधे अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वह व्यवस्था अभी कोविड के बाद से आगे चल रही है। इसलिए जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज भारत में कितने मोबाइल फोन है? केवल 20 साल पहले मोबाइल फोन एक लग्जरी होती थी। आज 1 अरब 5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन। अगर इनके हिसाब से बांटना शुरू कर देते मोबाइल फोन तो नहीं होते। हमने वो स्थिति बनाई कि हर आदमी अपनी क्षमता से मोबाइल खरीदने की स्थिति में आया। 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन इसलिए आज भारत में पहुंचे। और इनका मॉडल क्या है, मैं भाटी जी को याद दिला देना चाहता हूं। देखिए, इन लोगों की पार्टी ने कितना सुंदर मॉडल दिया भारत के इतिहास में। यदि कोई एक नेता आपको दिखेगा जिसने 10 साल पहले अपना बाकायदा हलफनामे में लिखा वो बीपीएल है और 10 साल के अंदर वो ऑफिशियली 110 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, तो वो थे समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति, जो 1 दशक के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 110 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। ये है गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोगों का असलियत। ये वो लोग हैं जिनके परिवारों ने, चाहे दक्षिण भारत में डीएमके की फैमिली हो या लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली हो, 2-2, 3-3 ना कोई नौकरी करता है ना कोई काम धंधा करता है और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए इनकी सोच ये है और हमारी सोच ईमानदारी से लोगों के विकास करने की, जिसे एक पंक्ति में भारतीय परंपरा का हम विश्वास करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साधु के पास ही चलते हैं। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्य, इस देश के निर्माण में मजदूर का भी रोल है, किसान का भी रोल है, छोटे से छोटे व्यापार करने वाले का भी रोल है और टीचर का भी रोल है, डॉक्टर का भी रोल है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी रोल है। सवाल इस बात का है कि आपने जो ये शो रखा है उसका जो मोटिव है वो क्या है, उसका जो उद्देश्य वो क्या है, कि ये पता करना कि क्या ये फ्री बांट करके जो ये वोट लिया जा रहा है ये सही है या गलत। इससे किसी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किसी पॉलिटिकल नेता को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन देश को क्या मिल रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा विषय है जो आपने रखा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस देश की विडंबना क्या है ऐश्वर्य, कि जिसने कभी खेत नहीं देखा है वो
एग्रीकल्चर पर, किसान पर बात भी करता है और आर्टिकल लिखता है। ये बात इस देश की विडंबना क्या है? जिसने कभी पल्लेदारी नहीं करी एक दिन भी, वो मजदूर की बात करता है। हाँ। इस देश की विडंबना क्या है कि जो हजारों करोड़ रुपया जिनके पास हैं वो गरीब की बात कर रहे हैं। इस देश की विडंबना क्या है? जो पूरा का पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनकी पार्टियों के नाम में कोई रिलीजन का नाम मेंशन है, वो सेकुलरिज्म की बात करता है। इस देश की विडंबना क्या है? लोकतंत्र की विडंबना क्या है? जो घोर जातिवादी हैं वो जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं, और जो जातीय जनगणना जिन्होंने केवल एक जाति की राजनीति करी है, वो अब जातीय जनगणना की बात करते हैं। अरे भाई, जातीय जनगणना का एक विषय है, फ्री वीज का एक विषय है, लेकिन हम सब मिलकर के जो देश की बीमारियां हैं, अगर उनके इलाज के लिए सोचें तो शायद किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। सतीश केसिंग जी ने जो बात की बड़ी अच्छी है। देखिए, सुधांशु जी अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे, ये उनका दायित्व बनता है। भाटी जी अपनी पार्टी का लेंगे, उनका दायित्व बनता। अभी विधायक जी बोल रहे थे, उनका दायित्व बनता कि वो अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे। मगर हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि हम कम से कम सच बोलने का साहस करें। ये जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है, ये किसी पार्टी के पक्ष में हो सकती है, किसी नेता को वोट दिला सकती है, लेकिन इस देश के हित में नहीं है। इस पर चिंतन होना चाहिए, आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं सुधांशु जी से भी अपील करना चाहूँगा, देश की सरकार से भी अपील करना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करना चाहूँगा कि ये खटाखट फटाफट हम इतने पैसे दे देंगे, हम ये दे देंगे, ये खटाखट फटाफट से कुछ होने वाला नहीं। पॉइंट है आचार्य जी, भाटी जी करो, भाटी जी मत करो। भाटी जी कुलदीप जी आ रहा हूं आपके पास, सतीश जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। भाटी जी आ रहा हूं, कुलदीप जी भाटी जी। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं का जो लब्बो-लुआब है वो एक ही निकलता है। सुधांशु जी भी और आचार्य प्रमोद जी भी, वो भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं कि अमीरों को कोई मदद करती है सरकार तो बहुत बढ़िया, उससे देश का विकास होगा। ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, और गरीबों को एक मिनट ऐश्वर्या माफी मांगे, क्षमा करें, मैं बीजेपी में ना आप सुधांशु जी से कराइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। इसमें शर्म क्यों महसूस? नहीं, आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। आप कहिए, बोलिए मैं किस पार्टी का सदस्य हूँ। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कैसे कहा? मैंने आपको सदस्य बताया ही नहीं। भाटी जी गलत, मैंने कहा फील्डिंग कर रहे हैं आप। नहीं, आपने कहा बीजेपी के 2 प्रवक्ता। ओके, बैक ऑन टॉपिक, एंडिंग 3 मिनट बचा है। आचार्य, आपने कहा बीजेपी के 2 प्रवक्ता। ओके, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं भाई, गलत। आचार्य प्रमोद कृष्ण किसी पार्टी में नहीं है, हमारे शो पर उनके अपने व्यूज हैं, उनके अपने व्यूज हैं। भाटी जी को अलग लगता है, उनको अलग लगता है। समाजवादी पार्टी। ओके भाटी जी, बैक ऑन टॉपिक। ओके, करेक्ट। ओके भाटी जी, 10 सेकंड में एक बात कहना। अरे 20 सेकंड में कहो। कुलदीप जी आ रहा हूं, एक करके। हाँ बोलिए। सतीश जी आ रहा हूं आखिरी में। सुधांशु जी ने जवाब दिया, हमने ये ऐतराज नहीं किया था जो सुधांशु जी कह रहे हैं। सुधांशु जी असली समस्या का भी आप जवाब देते हैं। मैंने ये कहा था, ऐसी नौबत क्यों आ गई, ऐसी हालत क्यों पैदा हो गई कि 5 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। आपने कहा कोरोना गए तो 3 साल हो गए, अब तो नहीं होना चाहिए था। सवाल ये, हम देने पे ऐतराज नहीं है हमें, सवाल ये आपकी नीतियां इतनी खराब हैं कि लोग पेट भरने के लिए गेहूं और चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। आपकी उन नीतियों को सुधारने की जरूरत है। आपने कहा लोक कल्याणकारी राज्य जो है लोकतंत्र की अवधारणा है, मानता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाइए। लोक कल्याणकारी उपहार गिफ्ट मत दीजिए, किसी को 1 रोटी मत दो, आप रोटी पैदा करने लायक उसके हालात कर दो, आप उसे रोजगार दो, उसे ऐसी माहौल दो कि वो रोटी कमा सके और खा सके इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। पॉइंट टेकन। उसे किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। आई स्टैंड विद यू ऑन दिस। कुलदीप कुमार जी आ रहा हूं, सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि एंडिंग होगी। कुलदीप जी। ऐश्वर्या भाई, हाँ ऐश्वर्या भाई, सुधांशु जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आपका कैमरा है, आप आए, मैं उनको लेके चलूंगा, जिस दिल्ली के कोने में कहेंगे वहां पर उनको मोहल्ला क्लिनिक में उनका इलाज कराने का काम करूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, बस में हम फ्री यात्रा देते हैं। सुधांशु जब मर्जी आए, महिला का भेष बदल के आए, इनको बस में लेके चलूंगा और गारंटी देता हूं बस में कोई टिकट नहीं लेगा इनसे। ये भी इनको चैलेंज करने का काम करता हूं। ये अस्पताल में मेरे साथ चले, इनको फ्री दवाइयां दिलाऊंगा, फ्री टेस्ट कराऊंगा, दोनों भेष बदल चलेंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने जो कहा वो करने का काम किया। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये मोदी जी का जुमला नहीं है कि 15 लाख सीधे अकाउंट में देंगे। ये रेवड़ी किसने बांटने का
काम किया था बताइए ऐश्वर्या जी? मोदी जी ने किया था नहीं किया था कि 15 लाख अकाउंट में दिए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी? आज तक कहां है ये वादे, कहां गए जुमले? इन्होंने जुमले दिए लेकिन इन्होंने उनको पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। और एक बात, केवल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जेल से कैसे पूरा करेंगे? चाहे डेनमार्क की बात कर लें, चाहे स्वीडन की बात कर लें, ऐसे सैकड़ों देश हैं जो अपने लोगों को फ्री में एजुकेशन फ्री देते हैं, हेल्थ फ्री देते हैं। तो ये रेवड़ी नहीं है, ये देश को सशक्त बनाने के लिए जो गरीब लोग हैं या जो लोग जरूरत है उन जरूरतमंदों को उन तक बिजली पहुंचे, बिल्कुल, उन तक पानी, ओके कुलदीप, इलाज पहुंचे, उन तक शिक्षा पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी। ओके कुलदीप जी। सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग कमेंट। सतीश जी आ रहा हूं, सबको जरा एनालाइज करिएगा। सुधांशु जी। देखिए, बहुत ज्यादा ये लोग कमेंट कर रहे थे। मैं राजकुमार भाटी जी को याद दिला देना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल में कौन थे? 10-12 उद्योगपति थे कि नहीं? ये अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने। यदि किसी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में कोई उद्योगपति आगे चला है तो याद करिए 2003 में मुलायम सिंह के शपथ ग्रहण के जुलूस में सुब्रत राय सहारा आगे चल रहे थे। महोदय, ये दादरी प्लांट में जो आपने जमीन अलॉट की थी अनिल अंबानी को, उसका क्या हुआ था? ये विजय माल्या को किसने भेजा राज्यसभा में? बताइए ना। जो आप लोग कहने का प्रयास करते हैं, उन सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम तो किसने किया? था आज की डिबेट का ये एक्सक्लूसिव राइट रेयन का बनाने का 1977 में रिलायंस को किसने दिया? हमने दिया था क्या? इसीलिए जिन लोगों ने उद्योगपतियों का सीधे साथ दिया, और कितनी विचित्र बात कह रहे थे, विजय माल्या और ललित मोदी ने जो लोन लिया था, कोई भी लोन क्या 2 साल 5 साल का लिया जाता? सब कांग्रेस के जमाने के लिए गए लोन। और मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, बिरला हाउस में गांधी जी भी रहते थे, जमनालाल बजाज के यहां भी रहते थे उस जमाने से। तो आप कह देंगे कि इसका मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, देश में सबका योगदान है। व्यर्थ का वितंडावाद करने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने गिना दिया आरोपी उद्योगपतियों को आप लोगों ने राज्यसभा भेजा है। आप लोगों ने उन लोगों के साथ आके खड़े हुए हैं, आपने उनको डेवलपमेंट काउंसिल में सदस्य बनाया है। हमने सबको विकसित होने का मौका दिया है, इसके अतिरिक्त हमने कुछ नहीं किया है। और देश के विकसित होने पे बड़े दुख की बात होती है कि ये सारे के सारे लोग विदेशी कंपनियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, और भारतीय कंपनी चाहे सरकारी हो या निजी, या LIC के खिलाफ बोलते हैं, SBI के खिलाफ बोलते हैं, HAL के खिलाफ बोलते हैं, और भारतीय कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं। ये दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। दर्शकों का विवेक। सतीश जी, सबको सुना, लास्ट 30 सेकंड देना एंडिंग। कुलदीप जी कह रहे हैं भाई हम बिल्कुल सही हैं। बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि इन पार्टी के नेताओं को, इसमें प्रमोद जी भी शामिल हैं, अच्छा, तो उनसे तो पार्टी नहीं है, एक दूसरे में सब्सिडी के बिल जितना जो है कमियां निकाल देंगे, और अपने तारीफ में आप समझ लो कि जितना सबसे मैक्सिमम सब्सिडी मिलता है उतना अपना तारीफ में पुल बांध देंगे। सच्चाई ये है कि जो अभी हालात हैं उसमें आपको बुनियादी सुविधाओं के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा, और ये सब देंगे। आजकल तो बीजेपी भी अब सब्सिडी के खिलाफ नहीं बोल रही। ओके, सुधांशु जी 5 सेकंड्स कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक फैक्ट लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा जिसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, ये अमेरिका ने शुरू किया था। 1982 में रोनाल्ड रीगन के जमाने में प्रेजेंट सेटअप आया। कोई जाके चेक कर ले, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अमेरिकी सरकार को आगाह किया कि ये मत करिए, आपके लिए डिजास्टर्स होगा। पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ कि 50% पॉपुलेशन आ गई है सोशल सिक्योरिटी, 50% वर्किंग है, और एजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से आने वाली डिकेड में यह एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। और एक अनुमान के अनुसार अगले 20 साल के अंदर अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी लायबिलिटी 60 से 62 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है, जो अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था के डबल से ज्यादा है। इसलिए सतीश सिंह जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में देख के करिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो जो क्षमता बढ़ा रहे हैं त्यो दे रहे हैं। ये क्या कहते हैं कुलदीप जी, हमने दिल्ली में सबको दे दिया। अरे उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य, जहां की महिलाओं की पर कैपिटा इनकम पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा, आप कह रहे हैं सबको फ्री दे दिया। अरे गरीब को दीजिए, कोई मना नहीं करता, जैसे हम देते हैं। ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूं भैया, जितनी क्षमता है उतना दो। कल्याणकारी राज्य की बात। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 3 तारीख हो गया, समय 7:51 है, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन कुलदीप जी, बस एक बात मैं आपसे डिफर करता हूं, केजरीवाल जी से सीखने किसी पार्टी का नेता जाएगा नहीं। वो तिहाड़ में है, जिस पार्टी का नेता जाने को तैयार हो, राहुल जी से पूछ लीजिएगा,
वो आपका अलायंस का भी चल रहा है, उसका पता नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब आप बुलाएंगे मेरा कैमरा जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।